गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के अंतर्गत सामाजिक प्रक्रियाओं को लेकर चर्चा करेंगे। हम सब ये सभी जानते हैं कि प्रत्येक समाज में हर व्यक्ति की अपनी कुछ दैनिक आवश्यकताएं होती हैं और इन दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से में संपर्क करते हैं और समाज द्वारा निर्धारित मान्य नियमों के अनुसार अपना व्यवहार संपन्न करते हैं। तो यदि हम इसे समाजशास्त्र शब्दावली के रूप में समझने का प्रयास करें तो हम ये कह सकते हैं कि समाज में अंतःक्रियाएं करते हैं। क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं, अतः अंतःक्रिया भी निरंतर चलती रहती है और ये अंतःक्रिया सामाजिक संबंधों के माध्यम से पूर्ण की जाती है। तो सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी क्रिया का निरंतर रूप से होना ही प्रक्रिया कहलाता है। अब दैनिक जीवन में जो हम व्यवहार करते हैं, जो अंतःक्रिया करते हैं, उसमें यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा जो अंतःक्रिया की जाए उसमें मधुर संबंध ही हों। कुछ अंतःक्रियाएं ऐसी हो सकती हैं जो झगड़ालू तरह का व्यवहार संपन्न करती हों। तो अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को ही हम सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रकार किसी भी अंतःक्रिया के स्वरूप सहयोग, संघर्ष, स्पर्धा, व्यवस्थापन आदि कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की जो विभिन्न स्वरूपों में अंतःक्रियाएं होती हैं वो सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रकार कहलाते हैं। क्योंकि अंतःक्रिया के माध्यम से सामाजिक प्रक्रिया संपन्न होती है, इसलिए गिलिन ने जब सामाजिक प्रक्रियाओं को समझाने का प्रयास किया तो उससे पूर्व उन्होंने दो बातों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि समाज में हम दो तरह के पक्ष देखते हैं, पहला संरचनात्मक रूप से और दूसरा प्रकार्यात्मक रूप से। समाज का जो संरचनात्मक पक्ष है वह समय विशेष में किसी समाज के ढांचे को इंगित करता है, जबकि प्रकार्यात्मक पक्ष किसी समाज के ढांचे के परिणामों और क्रियाओं की ओर संकेत करता है। इस प्रकार प्रकार्यात्मक पक्ष समाज की क्रियाशील संरचना की ओर संकेत करता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि चूँकि हमने पहले सामाजिक परिवर्तन की चर्चा कर चुके हैं कि सामाजिक प्रक्रियाएं सामाजिक परिवर्तन नहीं हैं, जैसा कि कुछ लोग मान लेते हैं, बल्कि सामाजिक संरचना के प्रकार्यात्मक पक्ष का अध्ययन सामाजिक प्रक्रिया है। इसलिए जब गिलिन को इसको समझाते हैं तो वो कहते हैं कि सामाजिक प्रक्रियाओं से तात्पर्य उन अंतःक्रियाओं से है, उन अंतःक्रियाओं के तरीके से है जिन्हें हम व्यक्तियों व समूह के बीच संबंधों के समय देखते हैं, अथवा जब प्रचलित जीवन विधियों के परिवर्तन में व्यवधान पहुंचाते हैं। तो इस तरह की जो अंतःक्रियाएं होती हैं, निरंतर रूप से जो अंतःक्रियाएं होती हैं, वही आपकी सामाजिक प्रक्रिया कहलाती है। इस तरह से गिल ने सामाजिक प्रक्रियाओं को तीन प्रमुख भागों में बांटा है: सामान्य सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं। समाजशास्त्रियों ने सामान्य सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत अंतःक्रिया को लिया है, क्योंकि अंतःक्रिया सभी सामाजिक प्रक्रियाओं में अपना कुछ न कुछ महत्व अवश्य रखती है। सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में सहयोग, सात्मीकरण, एकीकरण, व्यवस्थापन को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि ये प्रक्रियाएं समाज में एकता बनाए रखती हैं तथा सामाजिक ढांचे को संगठित रखती हैं। इसके विपरीत असहयोगी प्रक्रियाओं में संघर्ष, प्रतियोगिता इत्यादि को शामिल किया है, क्योंकि ये सामाजिक प्रक्रियाएं
असहयोग और विघटन को फैलाती हैं, समाज की एकता को बाधा पहुंचाती है। तो क्रम से हम तीनों प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य सामाजिक प्रक्रिया। सामान्य सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत सामाजिक अंतःक्रिया आती है। सामाजिक अंतःक्रिया सामान्य सामाजिक प्रक्रिया इसलिए है कि इसके अंतर्गत संगठनात्मक सहयोग, सात्मीकरण, व्यवस्थापन, सामाजिक प्रक्रियाएं व विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रिया दोनों ही सम्मिलित होती हैं। ये सबसे प्रमुख, अतः हम ये कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख सामाजिक प्रक्रिया है। अब हमें समझना होगा सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं। जैसा कि हमने कहा कि सामाजिक अंतःक्रिया सामाजिक प्रक्रिया का प्रमुख प्रकार है, इसलिए इसे दी सोशल प्रोसेस कहते हैं। इसका कारण ये भी है कि किसी भी प्रकार की सामाजिक गतिविधि के लिए अंतःक्रिया एक पूर्व दशा या आवश्यक शर्त है। सामाजिक प्रक्रियाओं के अन्य जो प्रकार जो हमने बात की कि सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत है, सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं, वो सही अर्थ में सामान्य अंतःक्रिया के ही प्रकार होते हैं। अब हम बात करें कि सामाजिक अंतःक्रिया में किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कैसे ये संपन्न होती है। तो सबसे पहले बात होती है कि सामाजिक अंतःक्रिया के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों समूह के मध्य सामाजिक अंतःक्रिया हो सकती है, यानी एक व्यक्ति के मध्य कोई सामाजिक अंतःक्रिया नहीं हो सकती। और समाज में अंतःक्रिया एक स्वाभाविक घटना है कि जब कभी भी 2 परिचित व्यक्ति आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से अभिवादन करते हैं तो अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया के अंतर्गत एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि अंतःक्रिया में 2 तत्वों का होना महत्वपूर्ण है। पहला उत्तेजना, दूसरी अनुक्रिया। मान लीजिए कि कोई अध्यापक है जो स्टूडेंट से सवाल पूछता है, या स्टूडेंट अध्यापक से कोई सवाल पूछता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और वह कहता है कि यस प्लीज कम। तो इसका मतलब ये हो कि जो पूछना अध्यापक के लिए स्टूडेंट्स के लिए उत्तेजना है, और उसका उत्तर जो अध्यापक देता है वो उनके लिए अनुक्रिया। अतः प्रत्येक अंतःक्रिया में उत्तेजना व अंतःक्रिया को होना आवश्यक है। अब जैसे हम ये प्रश्न उठाते हैं कि जब बरसात होती है या कोई अच्छा दृश्य होता है तो हम क्या उसे अंतःक्रिया मान सकते हैं, क्योंकि उसमें उत्तेजना महसूस होती है। किंतु इसमें को अंतःक्रिया नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें अंतःक्रिया के 2 पक्ष समाहित नहीं है। बरसात आती है तो हम स्वयं उत्तेजित होते हैं, लेकिन बरसात हमारे व्यवहार के प्रति प्रभावित नहीं होती और उससे हमें कोई अनुक्रिया नहीं मिलती। अब अंतःक्रिया के लिए 2 तत्व की उत्तेजना और अनुक्रिया का होना आवश्यक है। इसके साथ ही अंतःक्रिया 2 आवश्यक शर्तों को पूर्ण करने पर ही संपन्न की जाती है। एक है सामाजिक संपर्क, दूसरा है संचार। सामाजिक संपर्क अंतःक्रिया के लिए आवश्यक होता है। बिना संपर्क के अंतःक्रिया संभव नहीं है। एक अकेला व्यक्ति कभी अंतःक्रिया नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि संपर्क के लिए किसी भौतिक अथवा ऐन्द्रिक माध्यम की आवश्यकता रहती है। यहाँ संपर्क का मतलब शारीरिक स्पर्श से नहीं है, बल्कि एक दूसरे के जो संपर्क में आकर अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से उस तरह के संपर्क से यहाँ संपर्क का मतलब रखा गया है। दूसरी बात होती है संचार की। अंतःक्रिया का दूसरा तत्व संचार होता है, क्योंकि मानव समाज में प्रतीकात्मक संचार होता है। चूँकि मानव के पास संस्कृति है,
भाषा है, संकेतों के अनेक तरीके हैं, तो इन प्रतीकों की व्याख्या करनी होती है, तब उनका अर्थ समझ में आता है। मानव चिन्हों का प्रयोग नहीं करता भी संकेतों का प्रयोग करता है। चिन्हों को देखकर हम बता सकते हैं कि किन संकेतों का अनुवाद करना पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी को ये समझाना चाहते हैं कि तोता किसे कहते हैं, तो हमारे पास संकेत नहीं है, तो हमें तोते की तस्वीर बनाकर समझाना होगा। ये तस्वीर तोते का चिन्ह है। यदि हम चिन्हों के आधार पर अंतर करना चाहें तो ये बात करने में घंटों लग जाएगा। तो हमने भाषा का उपयोग किया, संकेतों के कुछ प्रतीक बनाए, तोता समझाने के लिए तोता बोल देते हैं, ये लिख देते हैं, दूसरे लोग समझ जाते हैं। मानव ने भाषा का निर्माण कर अंतःक्रिया की समस्या को ख़त्म किया। संचार तभी हो सकता है जब वह अर्थपूर्ण हो। अर्थपूर्ण संचार तब हो सकता है जब अंतःक्रिया करने वाले व्यक्ति एक दूसरे के प्रति जागरूक हों, वे एक दूसरे द्वारा कही जाने वाली बातों को समझते हों। जब एक दूसरे के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो कोई अंतःक्रिया नहीं होगी। मान लीजिए कि किसी मित्र से कुछ कह रहे हैं और वो दूसरे कार्य में व्यस्त है, जिसके कारण वो सुन नहीं पाता, अतः दोनों में अंतःक्रिया नहीं हुई। अंतःक्रिया हमेशा दूसरे के प्रति अभिप्रेरित होती है। संचार व अंतःक्रिया को समझने के लिए मैक्स वेबर द्वारा वर्णित उदाहरणों से हम दो को यहाँ चर्चा कर सकते हैं कि मान लीजिए आप अपने घर में रात को गहरी नींद में सो रहे हैं, तो कोई चोर आकर आपका सामान चुरा ले जाता है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपको चोरी के बारे में मालूम होता है। और ये एक और उदाहरण देते हैं कि आप सड़क पर घूमने जा रहे हैं, अचानक बरसात हो जाती है, आप अपना छाता खोल लेते हैं, देखते हैं सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों ने भी छाता खोल लिया है। इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि अंतःक्रिया नहीं होगी, क्योंकि अंतःक्रिया करने वाले व्यक्ति एक दूसरे के प्रति जागरूक नहीं है। आपको ये नहीं पता कि कौन सा चोर आकर आपका सामान चुरा ले गया, या बरसात आने पर आपने जो छाता खोला दूसरों ने भी खोल लिया, किंतु दूसरों ने बरसात आने के कारण ही छाता खोला, इसलिए नहीं कि वे आपकी छाता खोलने पर उन्होंने छाता खोला। तो इस तरह से सामाजिक अंतःक्रिया में सामाजिक संपर्क और संचार का जैसे तत्व का होना आवश्यक है, जिनके द्वारा हम सामाजिक अंतःक्रिया को संपन्न करते हैं। अब हमें एक सामान्य, यदि समाजशास्त्र के विद्यार्थी ना हो तो हमारे मन में क्रिया, व्यवहार व अंतःक्रिया लगभग समान ही लगते हैं कि इनमें कोई अंतर हमें दिखाई नहीं देता, किंतु एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हमें इन्हें समझना होगा कि सामाजिक क्रिया किसे कहते हैं, व्यवहार किसे कहते हैं और अंतःक्रिया किसे कहते हैं, क्योंकि इनको समझे बिना हम आगे सामाजिक प्रक्रियाओं को नहीं समझ सकते।